બિહાર રાજ્યના પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી અને સાંસદ શ્રી સુશીલ કુમાર મોદીનું કેન્દ્રીય બજેટ અંગે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધન. ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વમાં એનડીએ સરકારના કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રી નિર્મળા સીતારમણજીએ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ વર્ષ 2023 અને 2024નું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા બિહાર રાજ્યના પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી તેમજ સાંસદ શ્રી સુશીલ કુમાર મોદીજીએ આજે ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે સુશીલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે આ બજેટમાં 2 મહત્વની જાહેરાતો કરવામાં આવી છે, જેમાં ભવિષ્યમાં દેશને ઘણા લાભો થશે. બજેટમાં 10 લાખ કરોડ રૂપિયાના મૂડીગત સંશોધનોના રોકાણની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ જાહેરાતથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂતી મળશે. આઝાદી પછી પહેલી વખતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર એક વર્ષમાં 10 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે, જેમાં રાજ્ય સરકારને 1,30,000 કરોડ રૂપિયાની વ્યાજ મુક્ત લોન આપવામાં આવશે. તેમજ આ સિવાય 3,70,000 કરોડ રૂપિયાની અલગથી રાજ્યોને નિર્માણ કાર્યો માટે આપવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ બજેટમાં રેલવે, શિક્ષણ, આરોગ્ય, વેપાર, ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અનેક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત પીએમ સ્વનિધિ યોજના હેઠળ ગત વર્ષે 150 કરોડની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં 3 ગણો વધારો કરીને 468 કરોડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં એકલવ્ય વિદ્યાલય માટે 38,800 શિક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે. ટ્રાઇબલ વિસ્તારના વિકાસ માટે પણ સરકારે જાહેરાત કરી છે. એમએસએમઈ માટે આ વર્ષ 2 લાખ કરોડ રૂપિયા કોલેટરલ ફ્રી હેન્ડ આપવામાં આવશે. તેમજ કોરોના સમયે જે લોકો ટેન્ડરમાં સિક્યુરિટી તરીકે કોઈ રકમ જમા કરી છે તેમણે શરતો આધીન જપ્ત થયેલી રકમ પરત આપવામાં આવશે. આમ બજેટમાં ગરીબ, મધ્યમ વર્ગ અને મહિલાઓ અને ખેડૂતો એમ દરેક વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ સહ પ્રવક્તા ડોક્ટર ઋત્વિજ પટેલ, પ્રદેશ મીડિયાના સહ કન્વીનર શ્રી जुबिनभाई आसरा उपस्थित रहा था. मेंबर कमेटी का गठन किया है, जिसका मैं कन्वीनर हूँ और उस कमेटी ने के द्वारा आज और कल यानी 4 और 5 को देश के लगभग 50 सेंटर्स पर बजट के मुख्य मुद्दों को पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं का दौरा हो रहा है. आज सूरत में जयंत सिन्हा जी हैं, भारत सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं, और मुंबई में आज निर्मला सीतारमण जी हैं. ऐसे सब लोग अलग अलग सेंटर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर एक टाउन हॉल मीटिंग ये कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बजट की मुख्य बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके. वो प्रमुख घोषणाएं हैं जिसके बहुत दूरगामी परिणाम है. पहली घोषणा तो ये है कि 10 लाख करोड़ रुपए का 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिससे एसेट क्रिएट हो, जैसे ब्रिज, रेल, रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट, एरोड्राम, यानी इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो निर्माण का काम होता है उसको, उस पर होने वाले खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो आज़ादी के बाद इतना बड़ा खर्च किसी एक साल में पहली बार हो रहा, 10 लाख करोड़ रुपए का. और इसमें राज्यों को भी 1,30,000 करोड़ 1,30,000 करोड़ इस 10 लाख करोड़ में ये इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दिया जा रहा है, जिसको 50 साल में राज्यों को वापस करना है. का रोड्स में 1,62,000 करोड़, जो करीब 24% का ग्रोथ है पिछले साल की तुलना में. तो ये एसेट क्रिएट करना, संपत्ति का निर्माण करना, तो यह एक इस बजट की अगर कोई एक सबसे बड़ा अगर टेक अवे है तो वह इतने बड़े पैमाने पर निर्माण का कार्य है. 4 लेन, 6 लेन, हाईवे, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट्स, 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे अगले वर्षों के अंदर. 50 न्यू एयरपोर्ट्स या फिर अन्य प्रकार के और जो हैं एरोड्राम, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, इसका निर्माण होगा.
उसी प्रकार इसी में 70,000 करोड़ एक 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई पोर्ट है, कोई बंदरगाह है, कांडला पोर्ट है मान लीजिए, शुरू में 2 लेन है, बाद में 4 लेन और बाद में जाकर फिर 2 लेन हो गया या सिंगल लेन हो गया। तो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी पोर्ट पर कोई सामान उतरे तो सीधे 4 लेन से जहां तक उसको जाना वो चला जा सके। आज अभी है क्या 4 दिन लग जाता है, 5 दिन लग जाता है। तो इसलिए जहाँ स्टील की ढुलाई होती है, जब कोल की ढुलाई होती है, जब फूड ग्रेन की ढुलाई होती है, कारण होता है, वैसे 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की गई। जब बीच में तो सड़क बन गई, लेकिन शुरू की सड़क और अंत की सड़क, वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ। तो इस तरह के 100 क्रिटिकल कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया गया है, और जिसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपया जो है और खर्च किया जाएगा। तो यानी एक, और देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना खर्च हो रहा है, इससे क्या फायदा होगा? जॉब क्रिएट होगा। सड़क बनेगी तो कोई लेबर काम करेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वहाँ पर हाईवा चलाने वाले ड्राइवर्स होंगे, तो यानी जॉब का क्रिएशन। और कहते हैं कि अगर 100 रुपया पूंजीगत व्यय, हिंदी में उसे कहते हैं पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंस, अगर 100 रुपया खर्च किया जाता है तो उसका अर्थव्यवस्था में 2.5 गुना प्रभाव पड़ता है, 2.5 टाइम्स। यानी आज अगर रोड बन गई तो चलने वाली गाड़ियों का डीजल का खर्चा कम हो गया, पेट्रोल का खर्चा कम हो गया, कम समय में गाड़ियां पहुंच पाएगी, बगल की जमीन का दाम बढ़ गया, मार्केट आएंगे और चीजें आएंगी। 7 लाख तक जिसकी आय है, वार्षिक आय, उसको शून्य इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और करीब 1 करोड़ से ज्यादा करदाता इस श्रेणी में आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 5 से 7 लाख रुपया है, और एक सिंपल फॉर्म भरेंगे और अपना रिटर्न फाइल कर दिया, या उससे ज़्यादा भी अगर है तो उनको कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, और वो सरलीकरण हो गया इनकम टैक्स का। तो ये भी एक जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी जो है, और इस देश में करीब 43 करोड़ मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास जो है वो 43 करोड़ है, जो 2030 तक बढ़कर 70 करोड़ हो जाए। जो देश के अंदर शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, जिसको मिडिल क्लास कहेंगे, शहरों में रहने वाले सभी लोग नहीं, लेकिन जो गरीबी से थोड़ा ऊपर उठ गए, और मध्यम, पहले तो गरीब आदमी निकलता बाहर, तो फिर लोअर मिडिल, फिर अपर मिडिल, फिर और ऊपर जाता है। ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, 5 से 7 करोड़ इस तरह के ये क्षमा करेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे जो करदाता है, उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। इसका जो बीज होता, सीड होता है, यानी बनेगा तो कोई ना कोई छोटे डायमंड से बनेगा। छोटे डायमंड को कैसे डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी तो मुझे नहीं मालूम है। इसका जो सीड है, आज बाहर से मंगाने पर उस पर 5% कस्टम ड्यूटी है। उसको पहला काम तो ये किया कि इसको 0 कर दिया। तो यानी जो लैब ग्राउंड डायमंड्स है, जो उसकी जो सीड है, उसका जो बीज है, वो आयात करने पर कस्टम ड्यूटी जो है उसको घटाकर 5 से 0 कर दिया गया, और 242 करोड़ रुपया, 242 करोड़ आईआईटी मद्रास को दिया जा रहा है इस पर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि रिसर्च का बड़ा सेंटर आईआईटी मद्रास, तो 242 करोड़ उसको दिया जा रहा, ताकि इस पर और रिसर्च करे, काम करे, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम लैब ग्राउंड डायमंड्स जो हैं इसको हम प्रमोट कर सकें। के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की और घोषणा की गई है। मित्रों, ये गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, और पहली बार आज़ादी के बाद कोऑपरेटिव एक अलग से मंत्रालय का निर्माण किया गया, जिसमें श्री अमित शाह जी को उसका मंत्री बनाया गया है। और कल के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। एक तो घोषणा ये की गई है कि जो प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके मेंबर्स
2 लाख रुपए तक नगद जमा कर सकेंगे या नगद विड्रॉ कर सकेंगे। रूरल डेवलपमेंट बैंक में या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, फिर अपने मेंबर, हम और आप जो उसके मेंबर हैं, वो 2 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं और 2 लाख तक का विड्रॉल कर सकते हैं। और उसी प्रकार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको अगर कैश विड्रॉल करना है तभी उनको 1 करोड़ से ऊपर अगर वो कैश विड्रॉ करेंगे तो 2% टैक्स उसमें कट जाता है, उसको टीसीएस बोलते हैं। अब 3 करोड़ तक जो है वो अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो उनको किसी प्रकार का टीसीएस नहीं कटेगा। टैक्स एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अभी 1 करोड़ तक मुफ्त लगता नहीं था टीसीएस। 1 करोड़ से ऊपर अगर आप विड्रॉ करेंगे तो कोऑपरेटिव की दिक्कत क्या थी कि मेंबर को पैसा बांटने के लिए पैसा विड्रॉ किया 2 करोड़, तो उनको 2% जो है टीसीएस कट जाता था। बाद में क्लेम कर सकते थे इनकम टैक्स में, लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी।